एपिसोड 13 की शुरुआत होती है और हम घर में पैनिक सिचुएशन देखते हैं। ग्रेस मिशेल से कहती है, क्या तुमने पुलिस को इन्फॉर्म किया? मिशेल कहती है कि नहीं। मिशेल आगे कहती है, अगर मैंने ऐसा कुछ किया तो वो लोग स्कैल को मार देंगे। बैन कहता है, मुझे लगा ही था, प्लेन ब्लास्ट हो चुका है और ये कॉलिंग स्कैल के बारे में थी। मुझे पहले ही इसके बारे में समझ जाना चाहिए था। मिशेल कहती है, कसम से मुझे इसके बारे में ज़रा भी अंदेशा नहीं था कि वो लोग ऐसा कुछ करेंगे। ग्रेस भड़क जाती है और वो कहती है, फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हें क्या लगता है, मुझे बस मेरा बेटा वापस चाहिए। और ज़ीक की हालत ज़रूरत से ज़्यादा खराब हो जाती है और वो ठंड के मारे कांपने लगता है। मिशेल उसके पास आकर उसे कहती है कि मुझे स्कैल को ढूंढने वापस जाना पड़ेगा, तुम यहीं पर आराम करो। और इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है और तभी अचानक से ज़ीक को फिर से एक कॉलिंग आ जाती है। कॉलिंग में पता लगता है कि वो किसी बर्फीले इलाके में है और वो चलते चलते ठंड के कारण वहीं पे गिर जाता है। वैन सानवी को लेकर पोर्ट पे आता है, उसे समझाने की कोशिश करता है कि मेजर अक्सर यहाँ से जाती है और कुछ खास काम कर कर वापस यहीं से आती है और ये पिछले 2 हफ्तों से लगातार हो रहा है। सानवी कहती है, तो हमें कुछ तो करना होगा इसे रोकने के लिए। वैंस उसे समझाता है कि तुमने उसे देखने की मांग की थी तो तुम्हें मैं यहाँ पर लेकर आया। वैंस उसे आगे कहता है कि हम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते जिससे कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, हमें वेट करना होगा। इतना कहकर वैंस उसे अपने साथ लेकर जाता है। ऑफिस में मिशेल उन 3 क्रिमिनल की ड्रग बैग लेने एविडेंस रूम में आती है। तभी वहाँ की ऑफिसर उसे कहती है कि ये केस जेरिट हैंडल कर रहा है और मैं ऐसे ही आपको ये बैग नहीं दे सकती विदाउट एनी परमिशन। वो ऑफिसर आगे कहती है, आप तो छुट्टी पर है। मिशेल कहती है कि कुछ खास रीज़न की वजह से मैंने छुट्टी को पोस्टपोन कर दिया। तभी वो ऑफिसर जेरिट को कॉल लगाती है और वो कंफर्म करने की कोशिश करती है और हर रोज़ की तरह जेरिट वहाँ पर आकर मिशेल की हेल्प कर देता है। बाहर आकर जेरिट उसे पूछता है कि ये सब क्या चल रहा है। मिशेल उसे कहती है कि तुम इसमें ना ही पढ़ो तो ही बेहतर होगा। जेरिड उसे कहता है कि ये केस मेरा है और ये एविडेंस मेरे अथॉरिटी के सिवा तुम्हें नहीं मिल सकते, तो मैं इस केस में वैसे भी इन्वॉल्व हो चुका हूँ, तो तुम्हें मुझे बताना होगा आखिर ये सब क्या चल रहा है। मिशेल उसे मजबूरन सब कुछ बता देती है और तभी जेरिड उसे कहता है कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा और वो दोनों घर पर चले जाते हैं। सानवी पीछा करते करते मेजर के पास पहुंच जाती है और उसे उसके नाम से आवाज़ लगाती है। मेजर उसे कहती है कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। सानवी कहती है कि तुम जानती हो कि मुझे क्या चाहिए। सानवी उसे रिक्वेस्ट करती है कि मुझे सारा सामान लौटा दो, किसी की जान खतरे में है। मेजर ज़ीक का नाम लेकर ये सारा मैटर क्लियर कर देती है कि उसे ये सब के बारे में पता है, लेकिन वो फिर भी मना कर देती है और वो कहती है कि तुम मेरा पीछा करना बंद कर दो, इससे कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। और जब उसका स्टॉप आ जाता है मेजर वहाँ से उतर जाती है। सानवी वैंस को कॉल लगाती है और उसे कहती है कि मुझे एक लैब अरेंज कर दे दो। घर पर किडनैपर का कॉल आ जाता है और वो अपनी डिमांड फिर से दोहरा कर फ़ोन रख देता है। घर के सारे लोग इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। मिशेल उन्हें कहती है, अगर हम उन्हें ड्रग की बैग दे देंगे तो वो स्कैल को सही सलामत छोड़ देगा। ग्रेस कहती है, वो लोग ड्रग लेकर भाग भी तो सकते हैं और स्कैल को छोड़ेंगे भी नहीं, पुलिस की फोर्स तो हमें चाहिए होगी। जेरिड उसे समझाता है, देखो अगर पुलिस फोर्स आ जाएंगे तो वो सबसे पहले 3 क्रिमिनल को पकड़ने की कोशिश करेंगे क्योंकि वो भागे हुए क्रिमिनल है, और समझो अगर वो बच गए तो स्कैल की जान को खतरा भी हो सकता है, तो इसलिए हमें पहले स्कैल को सही सलामत बाहर निकालना होगा, फिर हम एक्शन लेंगे। तभी वहाँ पर मिशेल की पार्टनर आ जाती है। बैन कहता है कि अब इसमें पुलिस भी शामिल हो जाएंगे। वो कहती है, मैं इस वक्त पुलिस नहीं बल्कि घर की सदस्य बनकर आई हूँ। ग्रेस कहती है, अब क्या करना है। मिशेल अपना प्लान बताती है और प्लान ये होता है, मिशेल बैग लेकर उनके बताए हुए जगह पर रखनी जाएगी। दूसरी तरफ जेरिड उनकी हरकतों पर नज़र रखेगा और बैन स्कैल को लेने चला जाएगा। और ऐसा ही होता है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आ जाती है। मिशेल जैसे बैग छोड़कर वहाँ से जाने लगती है, वहाँ की एक नॉर्मल सिटीजन उसे आवाज़ लगाती है कि तुम्हारा बैग यहीं पर तुमने छोड़ दिया। मिशेल उसे कहती है कि मैं पुलिस हूँ और ये एक सीक्रेट मिशन है, लेकिन उस सिटीज़न को ज़रा भी यकीन नहीं होता और वहाँ पर खड़ी पुलिस ऑफिसर को वो आवाज़ लगाती है और वो आकर उसकी पूछताछ करती है और वो लोग अलर्ट हो जाते हैं। ठीक उसी समय सामने से एक रैली निकलती है जहाँ पर स्कैल को लेकर 2 जन खड़े होते हैं और उन्हें एक एहसास हो जाता है कि कुछ तो प्रॉब्लम होने वाली है और वो लोग रैली का सहारा लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। बैन उसका पीछा करने की कोशिश करता है लेकिन कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, वो लोग वहाँ से जा चुके होते हैं। ऑफिस में कैप्टन तीनों को बुला लेती है और उन्हें पूछती है, क्या कोई मुझे बताएगा ये सब कुछ क्या हो रहा है। मिशेल उन्हें समझाने की कोशिश करती है। तभी कैप्टन उन लोग के ऊपर भड़क जाती है और वो कहती है कि इतनी बड़ी बात तुमने पुलिस से छुपा दी। जेरिड कहता है, हमने खुद ही सोचा था कि इसमें पुलिस को इन्वॉल्व नहीं करेंगे।
कैप्टन उन्हें कहती है, इससे पहले भी मैंने तुम लोगों का साथ दिया था, क्या इस बार मैं तुम लोग का साथ नहीं दे सकती थी? हर चीज़ का एक ऑफिशियली प्रोसेस होता है, हमें उसी को ही फॉलो करना चाहिए। मिशेल कहती है, अगर इसमें पुलिस आ गई तो मेरा भतीजा खतरे में पड़ सकता है, मैं खुद रिज़ाइन देती हूँ। हाँ, लेकिन मैं उसे ज़रूर ढूंढ निकालूंगी। इतना कहकर वो वहाँ से जाने लगती है। तभी कैप्टन उसे कहती है कि तुम्हारा रिज़ाइन हम अप्रूव नहीं कर सकते, बस मैं तुम्हारा साथ दूंगी, लेकिन काम मेरे तरीके से होगा। किडनैपर आपस में ही बहस करने लगते हैं। एक कहता है, हमने गलती कर दी उस बच्चे को उठाकर, अब पुलिस भी हमारे पीछे हाथ धोकर लगेगी। दूसरा कहता है, हमारा सामान वापस लेने का मुझे यही सही तरीका लगा, तो मैंने ऐसा ही किया। और उन लोगों की बात स्कैल सुन रहा होता है। तभी हमें पता चलता है कि उन तीनों में से एक आदमी अच्छा होता है। वो कंबल लेकर स्कैल के पास आ जाता है और उसे उड़ा देता है और उसे कहता है कि तुम्हें ठंड लग रही होगी, इससे तुम्हें आराम मिलेगा। वो आगे कहता है कि तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं, हम लोग तुम्हें कुछ भी नहीं करेंगे। हाँ, मेरा भाई ज़रा एग्रेसिव है, इसीलिए वो अपने आप पर से काबू खो देता है। स्कैल कहता है, मुझे मरने का डर नहीं, मुझे बस फिक्र इस बात की है कि मेरी एक छोटी बहन है और एक बड़ी बहन, बस वो लोग परेशान होंगे। बस किसी तरह से मैं उन्हें एक मैसेज भेजना चाहता था कि मैं ठीक हूँ, तो ये अच्छा होता था। घर पर पुलिस हमेशा की तरह रूल फॉलो करती है, जैसे कि किडनैपर का कॉल आएगा तो उसे ट्रेस करना और उससे बात कर कर डील करना। लेकिन बैन को ये सब कुछ फालतू लगता है और वो वहाँ से चला जाता है और वहाँ से सीधे वो अपने रिसर्च रूम में आ जाता है। उसके पीछे मिशेल भी आ जाती है। बैन कुछ सोच रहा होता है, तब मिशेल कहती है कि मुझे माफ़ कर देना, मेरे वजह से आज ये सब कुछ मुसीबत आ गई। बैन कहता है, अब क्या फ़ायदा, सब कुछ तो हो चुका है। मिशेल कहती है कि मैंने पहली बार इस कॉलिंग को इग्नोर कर दिया। बैन कहता है कि बस तुम्हें वही नहीं करना चाहिए था, कॉलिंग को इग्नोर। बैन आगे कहता है, तुम्हें क्या लगता है इस कमरे में जितना भी सब कुछ है वो क्या मैंने डिज़ाइन के लिए रखा है? हमें कॉलिंग को फॉलो करना पड़ता है, पता नहीं क्यों, लेकिन हमें करना पड़ता है। मुझे नहीं पता कि इससे आगे क्या होगा, लेकिन हमें कॉलिंग को फॉलो करना पड़ता है। लेकिन मिशेल काफ़ी अफसोस गिल करती है और वो कहती है कि मेरी गलती थी। मिशेल रोते हुए आगे कहती है कि मुझे एक ही आवाज़ बार बार सुनाई दे रही थी, स्टॉप हिम, स्टॉप हिम। बस इसी चीज़ से मैं परेशान हो गई थी। मुझे ऐसे लगने लगा कि मैं बीमार हूँ, पहले जिक बीमार है, अब मैं, और इस हालत के बीच में मैं काफ़ी फंस चुकी थी। ये सब सुनने के बाद बैन फिर भी कहता है कि तुम्हें कॉलिंग को फॉलो करना चाहिए था। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। और फाइनली वेंस भी सानवी के लिए लेबोरेटरी का अरेंजमेंट कर देता है। सानवी विदाउट टाइम वेस्ट किए जिक की रिपोर्ट कंप्यूटर में अपलोड कर देती है। तब उसे पता लगता है कि जिक के पास अब 6 दिन का ही समय बाकी है, अब उसे बचाना नामुमकिन है। घर पर मिशेल जिक के पास होती है और जिक की हालत दिन ब दिन खराब होती जाती है। फिर उसे फिर से एक बार कॉलिंग दिखाई देती है और इस बार उसे स्कैल दिखाई देता है। जिक मिशेल से कहता है कि मैंने स्कैल को देखा था और वो एक जंगल में है। मिशेल उसे पूछती है कि वो जंगल किस तरह का है। जिक कहता है, जहाँ पर मैं मरने वाला हूँ। मिशेल उसे कहती है कि मैं तुम्हें कुछ भी होने नहीं दूंगी। और तभी वहाँ पे ऑलिव आ जाती है और ठीक उसी समय मैसेज भी उसे आ जाता है कि मैं ठीक हूँ। और मोहम्मद डॉग से कहना कि मैं आपसे ज़्यादा प्यार करता हूँ। और ये मैसेज पढ़ने के बाद उन्हें पता लगता है कि ये मैसेज स्कैल ने भेजा है, लेकिन डॉग का मतलब क्या है ये उन्हें नहीं पता होता। ऑलिव कहती है, डॉग आमतौर के ऊपर एक फेमस जगह भी हो सकती है या फिर फेमस फूड। और ये पता लगाने के लिए बैन उसे गूगल पर सर्च करता है तो उन्हें एक जगह का पता चलता है। जिक उस पिक्चर को देखकर कहता है कि कॉलिंग में मैंने इसी इलेक्ट्रिसिटी तारों को देखा था। बैन कहता है, हमें यहाँ पर जाना चाहिए, हो ना हो स्कैल यहीं पर हो सकता है। लेकिन अभी भी उनके सामने एक प्रॉब्लम होती है, बाहर जो पुलिस और कैप्टन है उन्हें कैसे बताएं। सभी लोग डिस्कस करते हैं कि हमें पुलिस को बताना होगा, लेकिन मिशेल कहती है ऐसा करने से वो प्रॉब्लम और क्रिएट हो सकती है। वो लोग को जब पता लगेगा तो वो पूरी पुलिस फोर्स वहाँ पर लेके आएंगी, हेलीकॉप्टर न जाने और क्या क्या, वहाँ पे भगदड़ भी मच सकती है और इस बीच स्कैल के ऊपर भी प्रॉब्लम आ सकती है। तभी वहाँ पर मिशेल की न्यू पार्टनर आ जाती है और वो कहती है हमें जो मैसेज मिला था उसको हम ट्रैक नहीं कर पाए। तभी बैन उसे समझाता है कि तुम बाहर जाकर जेरिड को अंदर भेजो। वो लोग बिना किसी को बताए वहाँ से निकलना चाहते हैं। दरअसल प्लान ये होता है कि जेरिड बाहर जाकर सबको बिजी रखेगा, खास कर कैप्टन को। और इस बीच वो लोग घर से बाहर निकलेंगे और वो उन किडनैपर से डील कर स्कैल को वापस लेकर आएंगे बिना किसी को भनक लगे। रेडियो पर न्यूज़ आ रही होती है कि स्कैलस्टोन मिसिंग है और उन 3 क्रिमिनल की तलाश अभी तक हो रही है। और ये बात सुनने के बाद उन तीनों के बीच में बहस होती है। बाहर बैन, मिशेल, जिक हर जगह पे तलाश कर रहे होते हैं और उन्हें घर से गाइड जेरिड, ऑलिव और ग्रेस कर रही होती है।
लेकिन इस बीच कैप्टन को थोड़ा सा डाउट आ जाता है और आखिर में उसे पता चल ही जाता है कि बैन और मिशेल घर पर नहीं है और वो अपने हिसाब से स्कैल को ढूंढने चले गए। घर पर कैप्टन रेगुलर रूटीन प्रोसेस को फॉलो करने में मजबूर हो जाती है, जैसे कि किडनैपर्स के साथ बात करना, उससे निगोशिएट कर कर स्कैल को वापस लाना। लेकिन इस बार ग्रेस खुद उसे मना करती है और वो अपनी पूरी ताकत से कैप्टन को कन्विंस करने की कोशिश करती है। ग्रेस कहती है कि मुझे बस मेरा बेटा वापस चाहिए, आप भी एक माँ हो और आप एक माँ का दर्द जान सकते हो। और फाइनली वो लोग उस जगह पे पहुंच जाते हैं। जीक उन्हें कहता है कि तुम लोग आगे जाओ और यहाँ पर जीक की हालत और ख़राब हो जाती है और वो आखिरी सांस ले रहा होता है। मिशेल खूब रोती है क्योंकि वो उसे बचा नहीं सकती। जीक उसे कहता है कि कोई बात नहीं, फिलहाल स्कैल को बचाना ज़्यादा ज़रूरी है और मिशेल अपने आप पे कंट्रोल कर कर वहाँ से चली जाती है। जैसे कि सानवी ने वैंस को कहा था कि मैं मेजर का पीछा करूँगी, बिल्कुल उसी तरह वो मेजर का पीछा करती है और तभी मेजर उसे कहती है कि तुम मेरा पीछा करना बंद कर दो और इसके लिए वो कॉल लगाती है और तभी सानवी उसका हाथ पकड़ लेती है। फिर पता लगता है कि मेजर को कमज़ोरी फील हो रही है और उसकी सांस रुकने लगी है। मेजर उसे पूछती है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। सानवी उसे कहती है कि मैंने तुम्हें एक पॉइजन का इंजेक्ट किया है, अगर तुम मुझे कुछ नहीं बताओगी तो तुम जल्द से जल्द मर जाओगी। तुम्हें अगर एंटीडोट चाहिए तो तुम्हें मुझे सब कुछ बताना होगा। लेकिन मेजर इसके लिए मना कर देती है और वो सानवी से एंटीडोट छीनने की कोशिश करती है, लेकिन इसी बीच वो एंटीडोट टूट जाता है और मेजर तड़प तड़प कर मर जाती है। सानवी काफ़ी डर जाती है क्योंकि उसके हाथ से जाने अनजाने में मेजर का खून हो चुका है और वो वहाँ से भाग जाती है। रात के समय कार में जीक को फिर से कॉलिंग आ जाती है और कॉलिंग में इस बार उसे पता चलता है कि स्कैल उन लोगों से बचकर भाग रहा है और जीक के पास आकर वो उसे आवाज़ लगाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में जीक खुद डिसाइड करता है कि मैं खुद जाकर उसे ढूंढूंगा। बैन और मिशेल स्कैल को ढूंढते ढूंढते काफ़ी दूर आ जाते हैं। फाइनली उन्हें एक घर दिख जाता है और वो लोग उस घर के पास आने का डिसाइड करते हैं। ठीक उसी समय घर के अंदर से एक आदमी उन दोनों को आते हुए देख लेता है। वो तुरंत दो आदमी को अलर्ट कर देता है, साथ ही वो ये भी कहता है कि इस बच्चे को मार दो, लेकिन वो आदमी कहता है कि हम बच्चे को नहीं मारेंगे और तभी उन लोगों के बीच में बहस हो जाती है। मौका देखकर तीसरा आदमी स्कैल को फ्री कर देता है और उसे कहता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ। स्कैल वहाँ से भाग जाता है, लेकिन ये ज़्यादा टाइम नहीं चल पाता क्योंकि उस किडनैपर को पता चल जाता है कि स्कैल वहाँ से भाग चुका है। वो तीनों जन स्कैल के पीछे भाग जाते हैं। मिशेल और बैन तुरंत घर के अंदर आ जाते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि स्कैल यहीं पर था। फिलहाल वो अब यहाँ से भाग चुका है और वो पीछे वाले दरवाजे से, और वो लोग भी बिना कुछ सोचे उनके पीछे भागते हैं। पीछे से जीक भी अपनी हालत से लड़ते लड़ते अपने कदम को आगे बढ़ाता है। स्कैल भी भागते भागते पानी के झील के पास पहुंच जाता है, लेकिन ठंड के कारण पानी की ऊपरी परत बर्फ की बनी होती है, तो बिना कुछ सोचे समझे स्कैल भी उसके ऊपर भागने लगता है और वो तीनों जन भी स्कैल के पीछे भागते भागते झील के पास आ जाते हैं। दूसरी तरफ जीक स्कैल को आवाज़ लगाता है और ठीक उसी समय वो किडनैपर स्कैल को पकड़ लेते हैं और उसी समय बैन और मिशेल वहीं पर पहुंच जाते हैं। उन लोगों में और कुछ हरकत होती इससे पहले आसमान में एक बहुत बड़ी बिजली कड़कती है और वो बिजली सीधे उस झील में आकर टकरा जाती है, जिस वजह से बर्फ़ का पानी पूरा पिघलने लगता है और बर्फ़ के अंदर एक दरार पड़ जाती है। वो चारों जन पानी के अंदर गिर जाते हैं और उसी समय जीक अपनी परवाह ना करते हुए उस पानी के अंदर कूद जाता है और वो स्कैल को बाहर निकालता है। जैसे ही जीक बाहर आने की कोशिश करता है, उन तीनों में से एक जन जीक का पाँव खींचकर उसे पानी के अंदर खींच लेता है। जीक और उन लोगों के बीच में हाथापाई होती है, लेकिन जैसे तैसे कर कर जीक पानी के बाहर आ जाता है, लेकिन ठंड के कारण जीक वहीं पर मर जाता है। मिशेल पूरी तरह से टूट जाती है और कुछ ही पल में कैप्टन और जेरिड पुलिस फोर्स लेकर वहीं पर पहुंच जाती है। लेकिन कुछ ऐसा हो जाता है, एक अजीब सी रोशनी जीक में से बाहर आती है और जीक की बॉडी के ऊपर का लगा हुआ बर्फ पूरी तरह से पिघल जाता है और अचानक से वो होश में आ जाता है। कुछ घंटे के बाद वो लोग घर पर आ जाते हैं। सभी लोग खुश हो जाते हैं। जीक को देखकर ऐसा लगता है कि वो पूरी तरह से नॉर्मल हो चुका है। दूसरी तरफ वैंस सानवी से मिलने जाता है। सानवी काफ़ी डरी हुई होती है और फाइनली वो वैंस को सब कुछ बता देती है कि मैंने मेजर को मार दिया, और ये सुनकर वैंस काफ़ी शॉक में गिर जाता है। घर पर बैन अपने रिसर्च रूम में होता है, तभी वहाँ पर मिशेल आ जाती है। बैन उसे माफ़ी मांगता है कि मुझे माफ़ करना, मैंने इमोशनल में आकर तुम्हें काफ़ी बुरा कहा। मिशेल उसे कहती है शायद तुम्हारी जगह पे मैं होती तो मैं भी तुम्हें ऐसा ही कुछ कहती। बैन उसे कहता है देखो, हमने कॉलिंग को फॉलो किया तो हमें स्कैल वापस मिला और लकीली जीक भी ठीक हो गया।
बैन आगे कहता है, पता नहीं यह आदमी कैसा है, हर तरह से लकी है। हमें पहले लकी से ये मिला और फिर लकीली तुमसे शादी हो गई और लकीली ये ठीक हो गया। बैन आगे कहता है, मुझे पता नहीं था यह आदमी अपनी लाइफ को फिर से जी लेगा। मिशेल कहती है, जब मैं जिक के पास थी तो उसके अंदर से एक अजीब सी रोशनी बाहर निकली। सच में मुझे उस वक्त एहसास हुआ कॉलिंग हमारे आसपास है, लेकिन यह जादू की तरह काम करता है, लेकिन अंत में आकर सब कुछ ठीक हो जाता है। बैन कहता है, चलो कम से कम उन 3 क्रिमिनल तो मारे गए। उसे दिन सुबह जेरिड उसी झील के पास पहुंच जाता है 2 स्विमर को लेकर, ताकि उन 3 डेड बॉडीज को पानी में से बाहर निकाले। लेकिन हैरानी तब होती है जब वो स्विमर कहते हैं कि पानी के अंदर डेड बॉडी नहीं है। रात के समय बैन अपने बेबी के साथ होता है, तभी अचानक से उसे फिर से एक बार कॉलिंग दिखाई देती है और इस बार उसे प्लेन का पिछला हिस्सा टूटते हुए दिखाई देता है। और ऐसा ही होता है, 2 आदमी को समंदर के बीचों बीच प्लेन का पिछला हिस्सा अपने जाले में दिख जाता है और पहली बार हमें प्लेन का कुछ हिस्सा दिखाई देता है। और इसी के साथ इस सेकेंड सीरीज का एपिसोड 13 यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अभी रुको, इसका 3rd सीज़न इसी चैनल के ऊपर आने वाला है। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वेब सीरीज़ को मैं इस चैनल के ऊपर हिंदी में एक्सप्लेन करता हूँ।